जो लोग नए हैं उनको बताता चलूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2017 के दूसरे प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, उसके हल को तैयार कर रहे हैं। पहला वाला हम लोग कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2017 तक जो मुख्य परीक्षा हुआ करती थी उसमें 2 पेपर एमसीक्यूज पर आधारित हुआ करते थे। तो आप लोगों को पता है कि आयोग जो है कई प्रश्नों को जो है रिपीट करता है, तो ऐसे ही पेपरों से सीधे उठा के रिपीट कर देता है आयोग। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी लूप होल अपनी तैयारी में ना छोड़ें। तो इसी महत्व को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पेपर को तैयार कर रहे हैं कि जो भी रिपीटेड प्रश्न यहाँ से बने तो वो हमारा गलत ना हो। एक सूचना और है, थंबनेल पे घटना चक्र की किताब की फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन ये मैं यूथ पब्लिकेशन यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब से करा रहा हूँ। तो आम खाइए गुठली मत देखिए, कोई अंतर नहीं है। तो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश ना करें प्लीज़। चलिए, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से पहले सवालों को कवर करते हैं। इसमें जो गणित वाला पोर्शन है, गणित और रीजनिंग वाला, उसको मैंने छोड़ दिया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29 दोस्तों, ये भी अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। इसमें इनकी संस्कृति के संरक्षण की बात कही गई है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। दोनों कथन सही हैं। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, यह गलत है। सरकार की आलोचना करता है, तो भी गलत है, मतलब नागरिकता नहीं जाएगी। तो इस तरह से विकल्प सी सही है। और अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और भाग 2, ये भी याद रखिएगा, भाग 2 है। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। 23 के अनुसार क्या है? मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा किसी भी अन्य प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध होगा। 24 में 14 वर्ष, याद रखिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता है। व्यक्ति मतलब बालक। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एकदम सही है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, यह भी सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यही कथन गलत है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनको लिया कहाँ से गया है दोस्तों? आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए पूरी क्विज चलाई जा रही है। कहाँ? टेलीग्राम चैनल टारगेट करंट AK 123। आपसे अपील है कि एक बार प्रश्नों के स्तर को जरूर देखें। केवल और केवल पीसीएस को केंद्र में रखते हुए सारे प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर सारी PDF भी मिल जाएगी आपको, और करंट अफेयर्स के सारे वीडियो जो हैं आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है घटनासार की, उसको तैयार करिएगा। और जो घटना चक्र की ई-दृष्टि मैगजीन है, जो कि मंथली आती है केवल और केवल डिजिटल फॉर्मेट में, तो उसको भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो राज्य की
निदेशक सिद्धांत, याद रखिएगा, वही एक सवाल फिर से पूछ लिया गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने गैट के राउंड सम्मेलन की जो जगह बताई है वह न्यूयॉर्क बताई है, जबकि जिनेवा है। थोड़ी सी गरारी हमको लगता है फिसल गई होगी, इस वजह से वो दिक्कत आई है। उसको मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है। शायद क्वेश्चन नंबर 96 है। हमारे एक दर्शक ने यह भूल जो है पकड़ ली है, तो उसके लिए धन्यवाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। और राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। एकदम सही है दोस्तों। देश स्वतंत्र है, कोई मतलब नहीं गणतंत्र से। देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। ये तीनों कथन अप्रासंगिक हैं इसके संदर्भ में। गणतंत्र का मतलब शासन जो है निर्वाचित व्यक्ति करता है, ना कि मनोनीत। मतलब यहाँ पिता से पुत्र को हस्तांतरित नहीं होता है, चुना गया व्यक्ति ही शासन करता है, सत्ता में बैठता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61। भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, सही है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, यह भी सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, यही कथन गलत है। वह दोनों बैठकों में भाग तो ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होता है, जो महान्यायवादी होता है भारत का, उसको जो है सभी अदालतों में सुने जाने का अधिकार है, यह भी याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में जो है इसके पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। युद्ध के कारण, एकदम सही है। विदेशी आक्रमण के कारण, यह भी सही है। और सशस्त्र विद्रोह के कारण, तीनों कथन सही हैं। आंतरिक उपद्रव के कारण आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए चौथा कथन गलत है। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। दोस्तों इससे पहले आंतरिक उपद्रव को भी आपातकाल लगाने का आधार माना जाता था, याद रखिएगा। लेकिन संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। भारत संसद के घटक हैं दोस्तों, क्या क्या हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है संविधान के? तो संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करेंगे, याद रखिएगा। 79 के बाद 80 में जो है वह राज्यसभा का उल्लेख है, और 81 में जो है लोकसभा का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब है कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो मनोनयन होता है दोस्तों, परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका बोर्ड, जल बोर्ड आदि से निर्वाचित होंगे। 1/12 भाग स्नातकों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होंगे। और 1/12 भाग राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशाला से अनिम्न स्तर के शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक पढ़ाने के काम में लगे हुए व्यक्तियों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्त होंगे। और 1/3 राज्य
विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों से निर्वाचित होंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से संबंधित होंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 249 याद रखिएगा। और अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान से संबंधित है। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है इसमें। और 240 जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। यही सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए बूस्टर का काम करती हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है, याद रखिएगा। इसमें जो है कुल 30 सदस्य होते हैं, यह भी याद रखिएगा। और राज्यसभा के इसमें सदस्य नहीं होते, केवल और केवल लोकसभा के सदस्य ही इसमें होते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 331 में जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान निष्क्रिय कर दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। कथन और कारण दिए गए हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती हैं और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। दोस्तों, कथन पूरी तरह से गलत है। कारण क्या बता रहे हैं? धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो कथन गलत है और कारण सही है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होता है, न कि राज्यसभा में। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान किया गया है। यह सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? तो सही जवाब है भारतीय संविधान से। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुबारी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, एकदम सही है दोस्तों। यह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, गलत दोस्तों। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हुआ है कि नहीं शब्द हमने नहीं गौर किया, इसीलिए वहाँ पर विकल्पों में गलती आ रही थी। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अपने विवेक के फायदोमीटर का इस्तेमाल जरूर करिएगा और क्वेश्चन की गहराई को समझिएगा। ये जो है भ्रमित करने के लिए इस तरह के आयोग के द्वारा प्रश्न बनाए जाते हैं। तो कथन एक जो है गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति बोला है। अनन्य मतलब किसी और के पास नहीं है, यही कथन गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय, जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, उनके पास भी मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने की शक्ति है, याद रखिएगा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 326 पूछ लिया जाता है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना जो है 326 में बताया गया है। 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। तो सीधे हम लोग वर्ष पे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 20 वर्ष बाद 1977, जी.बी.के. राव समिति 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 में बनाई गई। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की और उसको सरकार ने अंततः स्वीकार भी किया, और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की वकालत की थी, जिसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, गहराई को समझिए, इसकी फायदोमीटर लगाइए अपना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत तो 20 लाख से कम जहां पर आबादी होगी वहां पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें गठित नहीं की जाएंगी, याद रखिएगा। विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी दोस्तों, किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता के द्वारा। वही बात जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सपा तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और भारत की प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन किया गया है, यह भी याद रखिएगा, वह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सपा को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। शिक्षा को आरंभ में एक राज्य का विषय माना गया था, किंतु किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में इसको हस्तांतरित कर दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इतने ज़्यादा बदलाव किए गए संविधान में कि इसको लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। तो यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि लघु संविधान की संज्ञा किसे दी जाती है, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को। कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित सवालों को देखते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उनको हमको छोड़ देना है, केवल और केवल उनका ट्रेंड देख लेंगे। बाकी जब हमको ट्रेंड पता रहेगा तब हम इसको जो है आर्थिकी से इसको तैयार कर लेंगे। याद रखिएगा, आर्थिकी जैसे ही आएगी आपको पूरा निचोड़ उपलब्ध करा दूंगा, तो इसको मुद्दा मत बनाइएगा। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है यहाँ पर। दूसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब वही कि अगर 10 मजदूर खेत में काम कर रहे हैं तो 3 जो हैं तंबाकू रगड़ने में लगे रहते हैं, 7 काम करते हैं, तंबाकू रगड़ते हैं, खुरपिया पहनाते हैं, दराती, यही सब 3 तिकड़म किए रहते हैं, बाकी 7 ही काम करते हैं, लेकिन गिनती 10 की होती है। तो जो 3 होते हैं उन्हीं को प्रच्छन्न कहते हैं। तो भारतीय कृषि में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है।
मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। जी हाँ, मानव की पूंजी जो है स्किल्ड नहीं है, मानव स्किल्ड नहीं है, अकुशल श्रमिक यहाँ पर ज़्यादा हैं। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये कथन सही नहीं है दोस्तों, तो डी वाला विकल्प सही होगा, ऊपर वाले 3 सही हैं। यही जो है भारत को विकासशील देश का दर्जा देने में आधार बनते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। देखिए उसी से मिलता जुलता प्रश्न दे दिया गया है। प्रति व्यक्ति निम्न आय एकदम सही है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, यह भी सही है। निम्न आश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो दोस्तों 1 और 2 ही कथन सही हैं। निम्न आश्रितता अनुपात मतलब बहुत कम लोग हैं जो अपने कमाने वाले लोगों पर निर्भर हैं। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ ज़्यादा लोग निर्भर हैं। अगर 2 परिवार हैं तो उनमें मुश्किल से एक ही आदमी नौकरी में है और बाकी के बाकी सभी उस पर निर्भर हैं। तो स्थिति इसके उलट है, निम्न की बजाय उच्च आश्रितता अनुपात है भारत में। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, वहाँ अधिक कार्यबल शक्ति का होना नहीं दोस्तों। सर्वाधिक कार्यबल जो है कहाँ संलग्न है, कृषि क्षेत्र में, याद रखिएगा। लेकिन जीडीपी में सबसे कम योगदान भी कृषि का ही है, जो कि गरीबी का अच्छा सूचक है। मतलब लोग ज़्यादा लगे हैं और आउटपुट उसका कम है, तो क्या होगा, गरीबी ही आएगी और क्या। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही, तो 2014-15 में, इसको छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया, तो मध्यस्थों की समाप्ति, भूमि सुधार और जोतों की हदबंदी, ये तीनों विकल्प जो हैं सही हैं, तो विकल्प डी सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है घट रहा है, एकदम सही है, क्योंकि आज़ादी के समय जो है उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना से पहले जो है कृषि का योगदान लगभग 58% था। यह आंकड़ा याद कर लीजिएगा, इसको पूछा जा सकता है। लेकिन अब जो है घटकर 18 के आसपास रह गया है, याद रखिएगा। जबकि जनसंख्या जो है लगभग 55% निर्भर करती है कृषि क्षेत्र पर। निम्नलिखित में भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था दोस्तों। अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, एकदम सही है। सम व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग, एकदम सही है। कर आधार को बढ़ावा देना, यह भी सही है। काला धन नहीं रहेगा तो आदमी ज़्यादा कर देगा। जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना, यही कथन गलत है। सर्वप्रथम विमुद्रीकरण जो है दोस्तों मोरारजी देसाई द्वारा 1978 में किया गया था, यह भी याद रखिएगा। और भारत में अभी हाल फिलहाल में 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया। जुलाई 2017 से वस्तु तथा सेवा कर को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि भारतीय बाजार में एकरूपता आएगी और कर अनुपालन में सुधार आएगा, तो दोनों कथन सही हैं। और 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक कब रही दोस्तों, तो इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं, 16-17 में रही। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, याद रखिएगा, कोर मुद्रास्फीति। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों, तो कथन देखिए आपको पहले भी बता चुका हूँ, कृषि क्षेत्र से। और कृषि क्षेत्र कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है, वित्त आयोग की अनुशंसा पर, याद रखिएगा। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह सवाल भी आपसे
पूछ लिया जाता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो बी केलकर थे, याद रखिएगा। रेपो रेट विचारणीय होता है दोस्तों मौद्रिक नीति के अंतर्गत, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में, अतः कथन विकल्प बी सही उत्तर है, न कि साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में। संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्याज अदायगी जो है सबसे महत्वपूर्ण मद है राजस्व व्यय का, याद रखिएगा। सर्वाधिक खर्च इसी पे होता है। कौशल विकास योजना बढ़ाती है दोस्तों मानव पूंजी को, याद रखिएगा, क्योंकि मानव को जो है स्किल बनाया जाता है। दोस्तों बजट की पूरी वीडियो उपलब्ध कराई गई है केंद्रीय बजट की। ई दृष्टि मैगजीन के कुछ इनपुट लिए गए, कुछ टारगेट करंट ने अपने इनपुट डाले हैं और एकदम मारक कंटेंट आपको बजट से दिया गया है, केंद्रीय बजट से। अभी आर्थिक समीक्षा बाकी है, उस पर जल्द ही आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मात्र 20 से 21 मिनट की वीडियो है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो सेवाएं, उद्योग और अंत में कृषि, याद रखिएगा। परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो बैंक दर, यह भी है, रेपो रेट भी होती है और परिवर्तनशील कोष अनुपात भी होता है, खुली बाजार कार्रवाई भी होती है, साख की राशनिंग जो है परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है दोस्तों? तो कीमतें गिर गई हैं? नहीं दोस्तों, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं, यही जो है मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है दोस्तों क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। मतलब व्यापार जो है अब सीमाओं से निर्धारित नहीं होगा, कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकता है, जो कि वर्तमान में हो भी रहा है। पूरे विश्व को, संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में मान लेना ही वैश्वीकरण है, याद रखिएगा। जिस तरह से गांव के लोग जो है मिलकर एक दूसरे से काम चलाते हैं, आचार व्यवहार करते हैं, वैसे ही वर्तमान में पूरे विश्व के सारे देश कर रहे हैं, यही वैश्वीकरण है। भारत का व्यापार घाटा 12-13 में अधिकतम, ये दोस्तों छोड़ दीजिएगा सवाल, पूरा का पूरा बजट और आर्थिक समीक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? यह समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी, सही है। इसका संबंध निगमीय प्रशासन से है, यह भी सही है। इसने संस्तुति की कि कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, यह कथन भी सही है। इसने संस्तुति की कि अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद एक ही बने रहना चाहिए, यही कथन गलत है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सही जवाब है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नांकित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? तो सीधे हम लोग देख लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? 1948 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब बना? 1951 में। MRTP एक्ट जो है 1969 में और फेरा 1973 में बना। इस तरह से यदि अरेंज करेंगे तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। माफ कीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देखिए, अभी भी मैंने आपको बताया
दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव मतलब जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से कम करना ही वैश्वीकरण है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तो त्रिविम अनुरूप विकिरण चिकित्सा 3D CRT जो है नवीनतम उपचार पद्धति है, याद रख लीजिएगा, इसको पूछा जा सकता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो जल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो थियोब्रोमिन जो है सल्फा औषधि है। सल्फा औषधियाँ जो हैं दोस्तों बैक्टीरिया के विकास को रोकने वाली औषधियाँ होती हैं, याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। और पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बुर्सीन सल्फा ड्रग्स हैं, जबकि थियोब्रोमिन कोकोओ वृक्ष से प्राप्त होती है। यह एक एल्केलाइड है। दोस्तों इसमें होना चाहिए था सल्फा औषधि नहीं है, तो थियोब्रोमिन जो है एक एल्केलाइड है, बाकी तीनों जो हैं सल्फा औषधियां हैं। इस प्रश्न में सुधार कर लीजिएगा। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? निएसिन एकदम सही है। थायरॉक्सिन नहीं है दोस्तों, थायरॉक्सिन की बजाय थायमीन है, विटामिन B1। और राइबोफ्लेविन और पिरिडॉक्सिन जो है विटामिन के रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। पायरिडॉक्सिन या फिर पिरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, और नियासिन या फिर निएसिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो परितारिका नहीं दोस्तों, ना ही दृष्टिपटल, ना ही स्वच्छ मंडल। फिर दोस्तों क्या प्रभावित होता है? मोतियाबिंद आंखों का सामान्य रोग है। लेंस आंख से विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो लेंस रेटिना को, अरे यार क्या क्या कर दिया इसमें, समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तथा अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी होना ही मोतियाबिंद होता है दोस्तों। लेंस के धुंधलेपन को ही मोतियाबिंद कहा जाता है, तो एक भी विकल्प सही नहीं है। कोबाल्ट 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, माफ कीजिएगा CO 1148 किसकी प्रजाति है? गन्ना की। निम्न में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू चूहा जो है ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। दोस्तों शायद 2015 में यह सवाल रिपीट किया गया है, तो आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं कि जो हम लोग तैयार कर रहे हैं वो यूं ही तैयार नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित अनाज है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो माइकोराइजा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, बाकी नोस्ट्राक, एनाबिना और एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं, जो कि फसलों में इस्तेमाल किए जाते हैं जैविक उर्वरक की तरह। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? याद रखना कौन सा जानवर नहीं है, फायदोमीटर लगाइए यहाँ पर अपना। तो कुत्ता ही वह जानवर है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना नहीं सिखाया गया है, बाकी बनमानुष, तोता और सूंस जो है भाषा का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कुछ कुछ समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस, अब देखो यार ये क्या है, एकदम बच्चा ही सवाल है ना, लेकिन लोग गलत कर देंगे क्योंकि इसको गहराई से नहीं पढ़ेंगे। फायदोमीटर लगाइए अपना। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो प्रोपेन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ओजोन दोस्तों कम मात्रा में होती है, लेकिन ओजोन है। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल NGT कब प्रभावी हुआ दोस्तों? तो अक्टूबर 2015
2010 से जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर सुनवाई करने के लिए एक अलग से न्यायाधिकरण बनाया गया, जो कि अक्टूबर 2010 से प्रभावी हुआ। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबद्ध है, वह कौन सी है? तो मीथेन। धान के खेतों से जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से, दीमक की बावी से और खनन वाली जो गहरी गुफाएं होती हैं वहाँ से और कचरे के ढेर से, ये सब सारे स्रोत जो हैं धान के खेत से मीथेन के उत्पादक हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है दोस्तों जलवायु परिवर्तन से, याद रखिएगा। 1997 में जो है इसको स्वीकृत किया गया था जापान के क्योटो शहर में, याद रखिएगा। और 2005 से यह प्रभावी भी हुआ। तो दोनों जो डेट हैं पूछ ली जाती हैं, दोनों वर्ष पूछ लिए जाते हैं, 1997 और 2005। फिर है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? यह सवाल रिपीट किया गया है, आपको बता चुका हूँ डिटेल में कि एक तरह से पेड़ों का मफलर बांध लो तो आवाज़ नहीं आएगी कानों में। तो ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि अवरोधी पौधे लगाए जाते हैं, उनकी एक बेल्ट लगाई जाती है ताकि सड़कों के किनारे लगाई जाती, ताकि ध्वनि को जो है ये पौधे सोख सकें। तो यही जो है ग्रीन मफलर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मृत्यु दर न्यूनतम थी? करंट अफेयर का सवाल है, बढ़ते हैं आगे। 2011 की जनगणना के प्रतिवेदन के अनुसार 1 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? महत्वपूर्ण है, 17.7%। अब जो है तर्क शक्ति और गणित के सवाल हैं दोस्तों, इनको स्किप करते हुए हम लोग आगे आते हैं विविध प्रश्नों पर। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? तो कोच्चि में है। करंट अफेयर का ही सवाल है। द्विआधारी पद्धति में 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय दवा अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ लिया जाता है कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में। इसके द्वारा जो गोली विकसित की गई है उसका नाम है सहेली। यदि आप वास्तव में सही परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हैं जिससे अंतर्वैयक्तिक विकास हो, तो इसके लिए निर्णायक होगा कि आप परिवर्तन की इच्छा करें। विकल्प ए सही उत्तर है। सूचनाओं के प्रक्रमण के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं? तो मानसिक प्रतिमा कहते हैं, याद रखिएगा। ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है क्या कहलाता है? तो कार्यविधि स्मृति कहलाता है। स्वेच्छा से किया गया वह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपयुक्त कथन किसे इंगित करता है? तो सही जवाब है भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। जी हाँ दोस्तों, यह कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई। इसके वही देश सदस्य हैं जो पहले ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, लेकिन इसकी सदस्यता जो है स्वेच्छा से ली गई है। जब चाहे कोई भी देश अलग हो सकता है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो सही जवाब है कनाडा। अभी गड़बड़ हो जाता। कनाडा से और क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था तो ली ही गई है, अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा से ही ली गई हैं और राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा से ही लिया गया है। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है कथन? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है,
या संप्रभुता को इंगित नहीं करता है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो यह कथन गलत है दोस्तों। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यही कथन सही है। तो विकल्प ए सही उत्तर है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं कि सदस्यता जो है स्वविवेक पर निर्भर है, स्वैच्छिक है। भारत जब चाहे उससे अलग हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों पूरे 150 सवाल आपको कंप्लीट कराए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने साथियों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों जब आप लोग सहयोग करेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे ना। एक दूसरे पर निर्भर हैं दोनों लोग। और ऐसा मत समझिए केवल और केवल प्रॉफिट ही मुख्य उद्देश्य है। मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, आपका साथी ही हूँ। तो यदि आप लोगों का समर्थन मिलता है तो एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। तब ना समय रहते हुए भी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध कराने की क्षमता आ जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।